फिजिकल के बाद ये जो इधर आया है, ये बॉडी टिश्यू तो हो गया, इसके बाद ये जो ये वाला है साइकिल है, ये नहीं आया। बेटा गलत बात है ये, मुझे पता है इस बात का, तुमने उस टाइम नहीं पढ़ा है जाके, तुमने थोड़ा लेट पढ़ा है। मैंने तुमको कहा था कि जल्दी पढ़ना है। बाकी बच्चों को समझ में आ गई पूरी साइकिल? यस सर। यस सर। यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको और किसी और को दिक्कत हो? हेलो बेटा बताओ मुझे किसी। सर वो जो आपने क्लोराइड शिफ्ट वाला बताया था ना सर, बेटा एक ये बार वो मुझे वापस। बेटा मुझे एक बात बताता हूँ बेटा, मुझे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और मैं बहुत लंबा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। तुम सच नहीं बताओगी मुझे मालूम है बेटा, लेकिन तुमने लेट पढ़ा है ये टॉपिक। मैंने तुमसे कहा था कि 1-2 घंटे के अंदर टॉपिक पढ़ना है, और तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन तुम ये बात जानती हो कि सच यही है जो विकास सर कह रहे हैं। नहीं सच सर, बताओ। मुझे तो समझ में आ गया, बस मुझे वो जो हाँ क्लोरीन आपने क्लोराइड शिफ्ट वाला बताया था ना आपने, हाँ। मुझे उसमें थोड़ा डाउट था सर। मुझे बाकी साइकिल मैंने दोबारा भी ड्रॉ कर ली तो मुझे क्लियर हो गया पूरा। क्लोराइड शिफ्ट में क्या दिक्कत आई? इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे अंदर SiO3 निगेटिव आयंस बहुत ज्यादा बन रहे थे, क्योंकि अंदर आरबीसी के अंदर कौन सा एंजाइम था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो यस। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज्यादा बनने की वजह से SiO3 निगेटिव आयंस ज्यादा थे, अंदर बन गए थे। तो अब अंदर ज्यादा SiO3 निगेटिव आयंस है, बाहर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा हाई टू लो होता है। तो SiO3 निगेटिव आयंस बाहर आ जाएंगे। तो SiO3 निगेटिव आयंस बाहर आने की वजह से क्या होगा, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं डोनर मेम्ब्रेन, उसके दोनों तरफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चूंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए ब्लड प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। सर तो वो क्लोराइड जो क्लोराइड आयन होते हैं वो फ्री होते हैं सर? क्या होते हैं? फ्रीली होते हैं, हाँ। क्लोराइड आयंस हैं तो फ्री तो होंगे Cl निगेटिव फॉर्म में। ठीक है सर। ठीक मुझे है, बस हाँ। ये, थैंक यू हाँ सर। ओके। हाँ सर जैसे H+ तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और Cl- अंदर चल जाएगा तो एसिड बन जाएगा, तो रप्चर नहीं हो जाएंगे आरबीसी सेल? आरबीसी कुछ रप्चर नहीं होते हैं। सर Cl अंदर जाएगा, H+ तुम क्यों अंदर है। अपनी केमिस्ट क्यों बेटा अपनी केमिस्ट्री लगा रहे हो कि यहाँ पे HCl बन रहा है, वो सब चीजें बन रही है? क्यों बिना वजह चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, जो सिंपल फॉर्म में चीजें दिख रही हैं? ऐसे तो दुनिया भर के सॉल्ट बनते हैं ब्लड के अंदर। आप उस चीज पे क्यों जा रहे हो जब जरूरत ही नहीं है वहां पर कि KCl बन जाएगा, ये फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? क्यों सोच रहे हो फालतू चीज, जब मैं तुम्हें सोचने के लिए कह ही नहीं रहा? आप डायरेक्टली क्वेश्चन करो ना। बात को समझ रहे हो? कभी कभी ज्यादा सोचने की वजह से, ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं, क्वेश्चन भी खराब हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप लोगों ने ये कई बार ऐसा फील भी किया होगा कि हम क्वेश्चन को ज्यादा सोच रहे हैं, फालतू जबरदस्ती गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ आज तक? बोलो। यस सर, जबरदस्ती का दिमाग लगाते हैं तो हो जाता वो है। फालतू जब कोई यस चीज, सर। जब कोई कभी कभी हमें कोई चीज सामने सिंपल दिख जाती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि इतनी सिंपल क्यों है ये, डाइजेस्ट नहीं होती हमको, ये इतनी सिंपल तरीके से कैसे समझ में आ सकती है, इतनी सिंपल क्यों है ये क्वेश्चन। और उस चक्कर में हम उसको उसकी ना हालत खराब कर देते हैं क्वेश्चन की। अरे सिंपल है तो सिंपल ही रहने दो ना, उसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? सॉल्ट तो और भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि KCl ही बनेगा, अंदर अंदर और भी सॉल्ट बनेंगे, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं है ना। आरबीसी नहीं रप्चर होते, क्योंकि आरबीसी क्यों रप्चर नहीं होते, या फिर ब्लड प्लाज्मा? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है? इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता। अदरवाइज तो ब्लड में कोई भी चीज एंटर करती है और आरबीसी को रप्चर करती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और बताओ। वो जो बच्ची कौन लड़की थी जिसने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आया है इसके टिश्यू के बाद? सो मैं बेटा सच बताना, तुमने लेट पढ़ा है ना? नहीं सर। चलो ठीक है, तो तुमने कहाँ कहाँ तक पढ़ा है? चलो मैं आज चेक कर लेता हूँ, तो टेस्ट करता हूँ आज। चलो बताओ, शुरू से मैकेनिज्म समझाओ चलो। स्टार्टिंग में जब वो एनवायरनमेंट में PO2 159 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg होता है। चलो चलो ये बताओ कहाँ पर तुम जाके फंसे थे, क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं है, मुझे सिलेबस आगे भी खींचना है, अदरवाइज मैं सर पूरा कर। सर इस साइड वाले में ये जो ये वाला नहीं है, कौन सा?
ऊपर करना। अब ये वाला थोड़ी पता लगेगा, ये वाला हाथ से जो नहीं, इशारा करो। एक एक बार ऊपर करो, एक बार थोड़ा सा ऊपर। राइट एट्रियम के साइड वाले ये जो लिखे हुए हैं ना। राइट एट्रियम के साइड वाला नाम बताओ ना। ऑक्सीजनेशन। सर थोड़ा सा एक बार ऊपर करना। नीचे करूं? हाँ नीचे नीचे। हाँ सर यही वाला, ये साइड वाला ये बेटा ये वाला कौन सा साइड में दो है? जो दो। हेल्डन इफेक्ट हुआ है ये। हेल्डन हेल्डन इफेक्ट के बारे में? अच्छा। हाँ इसमें कुछ नहीं है बेटा, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने टिश्यू में देखा था CO2 की ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से HbO2 ब्रेक हो गया था। सेम इसी तरीके से लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, HbCO2 ब्रेक हो जाता है। ठीक है, Hb प्लस CO2 में, दिस इज कॉल्ड हेल्डन इफेक्ट। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, जैसे यहाँ पर टिश्यू में क्या था, CO2 तो ज्यादा बन रही थी, तो CO2 ज्यादा बनने की वजह से क्या हो रहा था, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी वो ब्रेक हो गया था Hb प्लस O2 में, तभी तो O2 लिबरेट हुई थी, और O2 लिबरेट होने के बाद टिश्यू में चली गई थी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे CO2 को लिबरेट होना है, तो CO2 यहाँ पे HbCO2 की फॉर्म में आया, तो जब वो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो हेल्डन इफेक्ट हो जाएगा, HbCO2 ब्रेक होकर Hb प्लस CO2 में टूट जाएगी, CO2 यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी, और लिबरेट होने के बाद वो कहाँ चली जाएगी, डिफ्यूज होकर लंग्स में चली जाएगी, और लंग्स से एक्सपायर्ड एयर के थ्रू बाहर चली जाएगी। ठीक है सर। और और बताओ, बाकी सब समझ में आ गया? सर ये जो दोबारा इधर NaHCO3 क्यों हुआ था, ये ब्रेक क्यों हुआ था ये? बेटा एक बार बताओ ना, CO2 लिबरेट होनी है सारी, ये बाइंड फॉर्म में है ना, हाँ बाइंड KF फ्रॉम। तो बाइंड फॉर्म में है, तो वो यूटिलाइज कैसे होगी? अच्छा ये भी ब्रेक होगी इसीलिए। बेटा ब्रेक होगी, CO2 लिबरेट होगी, तभी तो डिफ्यूज होकर लंग्स में जाएगी। आप ठीक है देखो ना, यहाँ पे सर। CO2 लिबरेट नहीं हुई, यहाँ पर देखो, यहाँ पे CO2 लिबरेट नहीं हुई। हाँ तो CO2 लिबरेट होगी जब अलग, जब जब पोटेशियम से और सोडियम से अलग होगी CO2, तभी तो डिफ्यूज होकर लंग्स में जाएगी। नहीं बात समझ में आई? आ गए। आ गई? आप हाँ लोग की सर। मैकेनिक्स क्लियर हो गई? हाँ ठीक है, चलिए, और किसी को कोई दिक्कत है? बच्चों बात करो। सो गए क्या सारे के सारे बच्चे? सोने नहीं दूंगा, ना खुद सोऊंगा ना नो सोने दूंगा। नो सर। सब लोग बोलो। हाँ, चलो मैं याद करने के लिए दूंगा आप लोगों को, जब आप पढ़कर आओगे तब अपने एक डाउट क्लास लगाएंगे आगे चल के ना, उसमें सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे क्या क्या दिक्कत है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आज अब टॉपिक है अगला, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने लास्ट टाइम पे, मुझे जहां तक याद है, मैंने एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आपको बहुत धीरे धीरे करके, बहुत ही अच्छा करके एक एक लाइन बताई थी, राइट? ऐसा ही था क्या? यस सर। सर ठीक है ना? हाँ, देखो सर सर देखो मुझे आपको किचन डिसोसिएशन कर ग्राफ करानी है। बताया सर। है। आप बोल रहे थे कि नेक्स्ट क्लास में किचन बताएंगे डिसोसिएशन कर। डिसोसिएशन कर्व वाला। यस सर। किसका? ग्राफ नहीं बताया सर आपने, वो डिसोसिएशन ऑक्सीजन वाला ग्राफ कर्व। नहीं बढ़ाया? नहीं, अच्छा, फीटल हीमोग्लोबिन बता दिया? नहीं बताया। अच्छा, केवल एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बताया है। यस सर। यस सर। और तो 100 ml वाला बताया था कि पर कितना होता है, 20 ml और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन वाला। वो बता दिया? हाँ वो बता दिया सर। अच्छा,
अब ये बताना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट? यही तो है ना? यस सर। देखो पहले दिमाग में ना ये बैठा लो, सब चीजें बहुत आसान है। पता है हम जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, अदरवाइज सब चीजें आसान है। देखिए कुछ भी नहीं है, आपको सोचना है बस, ठीक है? सोचने से आपकी चीजें सॉल्व होंगी। अभी मैंने आप लोगों को एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बताया था, और मैंने ये बताया था कि कैसे कैसे बॉडी जो है ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, बताया था। क्लियर है वो पॉइंट आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा, अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, और वाई एक्सिस के ऊपर 50%, सॉरी वाई एक्सिस पर HbO2 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? HbO2। HbO2 ले लिया। HbO2 को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। अब आप कहोगे सर ये सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन क्या होगी? तो बेटा मैंने यहाँ लिखवाया है, सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन क्या होती है? दोज हीमोग्लोबिन विच इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ HbO2, यानी कि वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से HbO2 बना लेता है, उस हीमोग्लोबिन को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन, या दूसरा नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बताओ बात, पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए इसमें जो ये बीच वाला ब्लू वाला ग्राफ है ये नॉर्मल ग्राफ है, आप इसको मैं येलो कर रहा हूं, ये जो ग्राफ जा रहा है दिस इज नॉर्मल ग्राफ, ठीक है? यानी कि जैसे जैसे मैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाऊंगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ाने से वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, और क्या बनाएगा, HbO2 बनाएगा, हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ग्राफ जो है HbO2 बनने की वजह से ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्राफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कांस्टेंट क्यों हो गया? अब क्योंकि बेटा अब इस जगह पर आप कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा लो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फ्री हीमोग्लोबिन ही नहीं है। जितना भी हीमोग्लोबिन था सारा ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। तो जब सारा का सारा ऑक्सीजन से बाइंड हो गया हीमोग्लोबिन, तो जो फ्री हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो अब आप पार्शियल प्रेशर कितना भी बढ़ा लो कोई फायदा ही नहीं है। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 100% सैचुरेशन हो जाएगा, यानी कि 100% HbO2 बन जाएगा। बोलो हाथ समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका मतलब जितना भी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन था सारा ऑक्सीजन से बाइंड होकर HbO2 बना दिया, यानी कि 100% सैचुरेशन हो गया, यानी कि 100% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। यानी कि अब आप ऑक्सीजन बढ़ाओगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ नहीं सकता, क्योंकि फ्री हीमोग्लोबिन अब है नहीं। अब क्या होगा, 100% HbO2 का 50% HbO2 ले लो आप, जस्ट इसका हाफ, तो 50% HbO2 जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे आएगा उसको बोलते हैं P50 वैल्यू। नहीं बात समझ में आई? आगे यानी कहने का मतलब ये है कि 50% HbO2 को बनाने में जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बोलेंगे P50 वैल्यू। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। हाँ, तो बेटा जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ग्राफ आया, ये जो ग्राफ था, ठीक है, ये हमारा सिग्मॉइड ग्राफ आया, यानी कि एस शेप्ड कर्व आ गया। क्लियर? कैसा कर्व आ गया, एस शेप्ड कर्व, या इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। यानी कि अगर आपसे पूछें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा आता है, तो आप कहोगे सिग्मॉइड कर्व या एस कर्व, एस शेप्ड कर्व। क्लियर? अब क्या होता है, अब यहाँ पर बोर फैक्टर्स आ गए। बोर फैक्टर्स जैसे बॉडी टिश्यू में हुए थे, याद करो। तो बोर फैक्टर क्या, तो मैंने आपको बॉडी टिश्यू में एक बात बताई थी, आपको याद होगा कि बॉडी टिश्यू के अंदर क्या होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जिससे 6 मॉलिक्यूल वाटर के, 6 मॉलिक्यूल CO2 के, और क्या लिबरेट होती है, एनर्जी लिबरेट होती है। बताया था? यस सर। ठीक है। अब क्या होता है, जो टिश्यू है, टिश्यू में लगातार ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, CO2 बन रही है। इसका मतलब टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ रहा है, और तो आप जानते हो CO2 एसिडिक इन नेचर होती है, तो उसकी वजह से एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है। और एसिडिटी बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आयंस भी बढ़ेंगे, और H पॉजिटिव आयन बढ़ते हैं तो pH क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। और चूंकि जब वहां पर लगातार ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है बॉडी टिश्यू में, तो लगातार एनर्जी निकल रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा।
ठीक है, और डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बढ़ेगा। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं सारे के सारे बेटा, इनको बोलते हैं बोर्स फैक्टर। और याद करो मैंने आपको ये भी बताया था कि बोर फैक्टर्स की वजह से जो वहां पर 97% HbO2 आती है टिश्यू के पास, ठीक है, वो इन फोर्स फैक्टर की वजह से डिसोसिएट हो जाती है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाती है, और फिर ये ऑक्सीजन फ्री हो जाती है, और फिर ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके टिश्यू में चली जाती है, और टिश्यू से CO2 ब्लड में आ जाता है। ऐसा ही तो बताया था। Yes, sir. तो इसका मतलब बोर फैक्टर HbO2 के डिसोसिएशन में हेल्प कर रहा है या एसोसिएशन में हेल्प कर रहा है, आप बताइए। सर डिसोसिएशन में हेल्प कर रहा है। तो डिसोसिएशन में हेल्प कर रहा है, तो क्या ये 100% HbO2 बनने देगा जल्दी? नहीं सर। नहीं बनने देगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, हाँ नहीं बनने देगा, इसीलिए जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। बोर फैक्टर की अगर किसी की भी प्रेजेंस आ जाए तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 100% HbO2 जल्दी बने, क्योंकि जैसे ही HbO2 बनेगा ये ब्रेक कर देगा, फिर बनेगा, फिर ब्रेक कर देगा। इसका मतलब अगर HbO2 को आपको बढ़ाना है, कि HbO2 को 100% पहुंचाना है, तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो देखो ग्राफ किधर शिफ्ट हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गया। इसीलिए देखो अब की बार P50 वैल्यू इस जगह पे थी, अगली वाली P50 वैल्यू ये हो गई, यानी कि P50 वैल्यू क्या हो गई, हाई हो गई। यानी कि बोर फैक्टर अगर बीच में आ जाए, कोई भी बोर फैक्टर हो, चाहे CO2 बढ़ जाए पार्शियल प्रेशर, चाहे एसिडिटी बढ़ जाए, जो भी हो जाए, कोई भी बोर फैक्टर अगर आ जाए तो हमेशा P50 वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसका मतलब अगर बोर फैक्टर की प्रेजेंस है और मुझे 100% HbO2 बनाना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं बात समझ में आई? सर आ गई सर। आ गई? सर हाँ बेटा। इस जो बोर फैक्टर का कंडीशन जहाँ पे है, मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग जो ऑक्सीजन के साथ वो कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का भाग, हाँ तभी तो डिसोसिएशन होगा। अच्छा यस सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा अगला है ऑक्सीजनेशन। बेटा ऑक्सीजनेशन किस जगह बताया था मैंने आपको? लंग्स में बताया था, लंग्स से बताया था, यस सर। याद है? जब Yes, जो है sir. लंग से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आई थी, तो 97% ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन HHB के साथ रिएक्शन करी थी और बनाया था HbO2। याद आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है कुछ? आप लोगों ने पढ़ा है ना घर जाके? यस ठीक है, हाँ। तो यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सीजनेशन में क्या होता है, HbO2 का क्या होता है, एसोसिएशन होता है, यानी कि बनता है। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसका मतलब ऑक्सीजनेशन HbO2 के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डिसोसिएशन में हेल्प करता है? फॉर्मेशन। तो हाँ, और जबकि बोर फैक्टर डिसोसिएशन में हेल्प करता था। इसका मतलब ऑक्सीजनेशन के जितने भी फैक्टर होंगे वो बोर फैक्टर के क्या होंगे, बोलो? जस्ट अपोजिट। यहाँ देखो CO2 बढ़ रही थी, यहाँ पे CO2 कम हो गई, CO2 कम हो गई तो एसिडिटी कम हो गई, एसिडिटी कम हो गई तो H पॉजिटिव कम हो गया, pH बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो गया, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर इनमें से कोई भी फैक्टर अगर आ जाता है, तो वो जो उस फैक्टर की वजह से ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर HbO2 के फॉर्मेशन में क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो P50 वैल्यू अब की बार कहाँ आएगी, इस जगह पर आएगी, पीछे आएगी, उसके नॉर्मल के पीछे आएगी P50 वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स जो ऑक्सीजनेशन वाले हैं, अगर ये सपोर्ट कर दें तो P50, तो हमें कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ही 100% HbO2 मिल जाएगा। नहीं बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कहीं भी रटने की कोई जरूरत लगी? कुछ भी नहीं है ऐसा रटने का। समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? Yes, sir. आ गया चलिए, हाँ इसका वैसे तो मैंने नोट्स में सब लिखवा रखा है, लेकिन फिर भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर
हाँ सर ये जो सेंट्रल एस कर्व है इसमें 50% डिसोसिएशन और 50% डिसोसिएशन दोनों रहे ना। बेटा यहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन ये क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? यहाँ पे तो हम 50% एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, HbO2 की लिखा हुआ है ना 50% HbO2। यस सर। फॉर्मेशन की बात करेंगे ना। यस सर। ठीक है, अब बोहर फैक्टर की वजह से क्या होगा? डिसोसिएशन। तो चूंकि हम यहाँ पर बोहर फैक्टर का वो देखते हैं इफेक्ट, इसलिए यहाँ पर डिसोसिएशन कब कहा है इसको। यस। ठीक है, क्योंकि मेनली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बोहर फैक्टर की प्रेजेंस। ठीक है, तो उसकी इसीलिए इसको डिसोसिएशन कब कहा, क्योंकि बोहर फैक्टर की वजह से क्या होता है? डिसोसिएशन होता है ना। अरे क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने बच्चों? ले हाँ लिया सर। screenshot? ठीक है, चलिए अपने आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और देखिए देखिए आप जानते हैं जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर की बॉडी के अंदर क्या होता है? फीटस होता है। तो फीटस का भी अपना हीमोग्लोबिन होता है और मदर का हीमोग्लोबिन भी होता है। तो बेटा फीटस के हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HbF से, और मदर के हीमोग्लोबिन को यानी कि मैटरनल हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं HbA से। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? और बेटा अगर हम हीमोग्लोबिन के लिए अगर हम एफिनिटी देखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ HbF इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ HbA, यानी कि मदर का जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है देन फीटल हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो बेटा जब ये बताओ Yes, sir. फीटस की ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है, फीटस के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है, तो बताओ HbO2 जो बनेगा पहले फीटस का बनेगा या इसका बनेगा, मैटरनल बनेगा? Fetus का. फीटस का बनेगा। फीटस। तो फीटस का अगर बनेगा तो ग्राफ किसकी तरह जाएगा? ऑक्सीजनेशन की तरह जाएगा। यस सर। राइट? तो देखो Yes, बिल्कुल sir. सेम कोई चीज है। यहाँ पे हमने y एक्सिस पे HbO2 ले लिया, यहाँ पे हमने पार्टिसिपेशन ऑक्सीजन का ले लिया। तो हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमारा ये ब्लू वाला ग्राफ आया। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मैटरनल हीमोग्लोबिन को, यानी कि मदर के हीमोग्लोबिन को, HbA को। और इस जगह पे हमारा 100% HbO2 आ गया, और 50% HbO2 लाने के लिए जितना पार्टिसिपेशन चाहिए ऑक्सीजन का, दैट इज कॉल्ड P50 वैल्यू। ये तो मदर का हमने ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्लियर? अब हम जानते हैं कि फीटस के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा होती है देन मैटरनल हीमोग्लोबिन। तो चूंकि ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन की, इसीलिए HbO2 जल्दी बनेगा, और HbO2 जल्दी बनेगा तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। तो जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो यानी कि P50 वैल्यू अब पहले से क्या आएगी? पीछे आएगी, यानी कि P50 वैल्यू क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इसका मतलब फीटस हीमोग्लोबिन जो होता है, फीटस जो होता है उसकी P50 वैल्यू क्या होती है? लो होती है। P50 लो का मतलब क्या हुआ? यानी कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ही उसका 100% HbO2 बन जाएगा, यानी कि 100% सैचुरेशन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फीटस को 100% HbO2 बनाने के लिए ऑक्सीजन क्या चाहिए? कम चाहिए। अरे नहीं, बात समझ में आई? यस सर। आ गई सर. हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर दोनों की रिक्वायरमेंट इक्वल होती, सपोज मदर की रिक्वायरमेंट भी रहती, मदर की तो है ही रिक्वायरमेंट, और उसकी अंदर जो फीटस उसकी रिक्वायरमेंट भी मदर के बराबर होती, तो बेटा मदर को सांस ऐसे खींचना पड़ता, हर सांस ऐसे तेज से खींचना पड़ता, ताकि दोनों को कंपनसेट किया जा सके। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फीटस के हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा होती है, इसलिए कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ही 100% HbO2 बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का काम चल जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. आ गई सर। सबको समझ में आया? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? यस सर। भाई मुझे तो बहुत ही मजा आता है ये सब पढ़ाने में, बहुत ही मजा आता है लिटरली, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा चलिए अगली बात करते हैं मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है,
रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, सेम इसी तरीके से मसल्स के अंदर भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है उसको कहा जाता है मायोग्लोबिन। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, अब देखो फर्क किस चीज का है। देखो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, जबकि एक मायोग्लोबिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ही बाइंड कर सकता है। इसका मतलब ये बताओ सैचुरेशन जल्दी किसका आएगा, मायोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का? मायोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन का। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है तो वो बनाता है HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो MO2 बनाता है यानी कि मायोग्लोबिन बनाता है, राइट। ठीक है, तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में और MO2 में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये याद रखना कि मायोग्लोबिन के साथ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, हाइपरबोला। लेकिन अगर हम हीमोग्लोबिन के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आता, सिग्मॉइड कर्व, राइट। अरे बोलो, याद कर लोगे? ठीक है, तो अगर आप रीजन कुछ नहीं जानना। नहीं रीजन जानने की जरूरत इसलिए क्योंकि रीजन देखो आपको क्लियर भी हो रहा है, अगर आप ग्राफ अच्छे से जानते हो फिजिक्स के आपको क्लियर भी हो जाएगा। बेटा मायोग्लोबिन एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से 100% सैचुरेशन होता है मायोग्लोबिन का, तो जल्दी तो ग्राफ एकदम से शिफ्ट होगा ना, तो हाइपरबोला आता है ग्राफ। जो भी चीज जल्दी बनती है, बहुत क्विकली बनती है, उसका ग्राफ हमेशा हाइपरबोला आता है, फिजिक्स में आप पढ़ना। अरे ठीक है, ठीक है तो यस सर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ये खटर पटर कौन कर रहा है, बताइए, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। हाँ, तो चलिए, आपको ये बात सारी क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। तो एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मैंने आपको बताया। अब मैं आप लोगों को अब देखो थ्योरी में मैंने सारी पॉइंट लिखवा रखी हैं, जो भी चीज मैंने समझाई है ऐसा नहीं है कि मैंने केवल आपको टेबल बनवा दी है, मैंने लिखवाया भी है। आप आराम से पढ़ो घर बैठ के, देखो लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पूरी बात लिखवाई है मैंने। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है बेटा गैसेस एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मैंने आपको बताया था कि CO2 की जो सोल्युबिलिटी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसीलिए CO2 का एक्सचेंज भी ज्यादा तेजी से होता है और ट्रांसपोर्ट भी तेजी से होता है। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। बेटा जिस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होता है उसका डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा होता है। क्लियर? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेम्ब्रेन जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है यानी कि एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन है अगर वो मोटी होगी तो डिफ्यूजन कम होगा, पतली होगी तो क्या होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा। इसीलिए जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी वेरी थिन, बहुत पतली होनी चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। अगला है Yes, sir. डिफ्यूजन। हाँ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में आपको डायग्राम से दिखा देता हूं। देखिए ये एल्वुलाई है और एल्वुलाई की कैविटी है, ये एल्वुलर कैविटी जिसको हम बोलते हैं। और एल्वुलाई बेटा किससे लाइंड होता है, कौन सी एपिथेलियम होती है, जल्दी से बताओ। स्क्वामस, सिंपल सिंगल स्क्वामस। सेल्ड स्क्वामस Simple squamous. एपिथेलियम। ठीक है, हाँ। और चूंकि ये स्क्वामस एपिथेलियम है, इसका मतलब जो फ्लैट सेल्स हैं, स्क्वामस एपिथेलियम में फ्लैट सेल्स होती हैं, याद आ रहा है, फ्लैट और पॉलीहेड्रल सेल्स। यस सर। ठीक है, तो फ्लैट और पॉलीहेड्रल सेल्स हैं वो किसके ऊपर रेस्ट करेंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, राइट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, पुरानी चीजों को भी तो अप्लाई करोगे या भूलते जाओगे?
नहीं सर। अगर अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपके 5.5 साल की पढ़ाई होती है, तो फर्स्ट ईयर आप याद कर लोगे, फिर सेकंड ईयर में पहुंचोगे, फिर फर्स्ट ईयर भूल जाओगे, फिर सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर पहुंचोगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भूल जाओगे। ऐसे डॉक्टर बनता है आदमी? बोलो बेटा। नो सर। और जब तुम एमबीबीएस कर लोगे उसके बाद एमएस करोगे तो एमबीबीएस भूल जाओगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों आदमी को ईयर टू ईयर पढ़ाया जाता है? ताकि बच्चा जो है उस चीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। अदरवाइज सारी एमबीबीएस की पढ़ाई एक साल में ना करा देते। क्यों टुकड़ों में करा रहे हैं, क्यों इतना प्रैक्टिकल करा रहे हैं? ताकि आप धीरे धीरे चीजों को में कनेक्शन बना सको, ताकि आप एक पेशेंट के बारे में सोच सको कि उसको क्या दिक्कत है। ठीक है ना? तो थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ अप्लाई की जाती हैं मेडिकल कॉलेज में। सेम इसी तरीके, मेरी बात सुन लो पहले, और सेम इसी तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ठीक है? इसमें एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर, दूसरे से तीसरा चैप्टर कनेक्ट होता है। तो अगर आप पहला चैप्टर भूल जाओगे तो दूसरे चैप्टर में आपको मजा नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश ये किया करो कि रिवीजन बहुत किया करो। जो पुराना पढ़ लिया उसको रिवीजन करते रहो, और जो नया पढ़ रहे हैं उसको याद करते रहो। तो इस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हम रिवीजन भी कर रहे हैं तो आपको वो चीज याद है। ठीक है? शुरुआत में 1 घंटा रिवीजन में टाइम लगेगा, फिर आधा घंटा लगेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी नजर पड़ते ही वो रिवीजन हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है? यस यस सर। हाँ बेटा, हाँ Yes, बेटा sir. बताओ। हाँ, कौन पूछ रहा था क्या? सर मैं वही पूछ रही थी सर, वहाँ कॉलेज में सर इतनी सारी चीजें होती है याद करने के लिए, अभी तो ये कुछ भी नहीं है सर, तो इतना सारा सब कुछ याद कैसे करना पड़ता है, कैसे याद रखना पड़ता बेटा है? बेटा मुझे अपना पता है, मुझे 10,000 मेडिसिन याद है। मुझे मेडिसिन के नाम याद है, उनके साइड इफेक्ट याद है, वही उनके सर, सॉल्ट पूरी याद है, ह्यूमन उनके फिजियोलॉजी, कॉन्ट्राइंडिकेशन याद है। एनाटॉमी, बेटा सब देखो, कुछ सर। देखो बेटा, डरा हुआ आदमी कभी मेडिकल कॉलेज में नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखना। मेडिकल कॉलेज के अंदर वही जाएगा जो सर, उससे कर सकता है। सर इस क्वेश्चन से तो बचपन की याद आ गई। हाँ, नहीं बचपन में हाँ। पूछा करती थी मैं ये चीज की, बड़े ऐसे इतना मोटी मोटी बुक्स कैसे देखो पढ़ लेते हैं। देखो ऐसा है कि मैं एक बात जानता हूँ कि हर चीजें धीरे धीरे सॉल्व होती हैं। जब आप 9th में थे, 10th में आए तो 10th हार्ड लगता था। जब 10th से आप 11th में आए फिर 12th हार्ड लगता था। अब आपको मेडिकल नीट हार्ड लग रहा है। जब नीट आप क्वालिफाई कर लोगे तब एमबीबीएस आपको हार्ड लगेगा। एमबीबीएस क्वालिफाई कर लोगे तो एमएसएम। ये हमेशा हार्ड लगती जाती है, लेकिन जो चीज हार्ड लगती है उसका सोल्यूशन भी अपने आप निकलता चला जाता है। आप उस जगह पहुंचो तो सही, चीजें बदलेंगी, आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, आपके लोग बदलेंगे, आपके पढ़ने का स्टाइल बदलेगा, तो आप लोग और मैच्योर हो जाओगे, तो चीजें अपने आप सॉल्व होंगी। ये तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन चीजें होती है ना। ठीक है ना? हमने पता नहीं Yes, कितनी sir. हजारों बुक्स पढ़ी होंगी, हजारों बुक्स। लाइब्रेरी में एनाटमी की बीडी चौरसिया भी पढ़ रहे हैं, विश्राम सिंह भी पढ़ रहे हैं, और मैकमिलिन भी पढ़ रहे हैं। दुनिया भर की बुकें, एटलस पैटलस दुनिया भर की पढ़ रहे हैं एनाटमी की बुकें। हेड एंड नेक अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लोअर लिम अपर लिम चल रहा है अलग, थोरेक्स चल रहा है, दुनिया भर की एनाटमी चल रही है। एनाटमी में बिल्कुल बह रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कैडेवर के डाइसेक्शन करते जा रहे हैं। ठीक है? शुरुआत में इतना डर लग रहा था क्या होगा क्या होगा, लेकिन हो गया। आज बेहतरीन नॉलेज है, आज हाथ रख दो आप, हम बता देते हैं यहाँ पे ये चीज है। कैसे? प्रैक्टिस। सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा, हिम्मत रखनी पड़ती है। कुछ भी पाने के लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच लोगे, आपके Yes, सामने sir. मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके सामने एक गिलास पानी रखा है, आपको ये लगे कि मेरा हाथ में ताकत नहीं है, तो क्या आप उस गिलास के पानी को उठाकर पानी पी सकते हो? बिल्कुल नहीं पी सकते। नो सर, आप बिल्कुल गिलास नहीं। को उठाकर पानी तभी पी सकते हो जब आपको ये लगे, आपको पता है कि आपका हाथ उसे उठा सकता है, आपको पता है कि वो काम कर सकता है आपका हाथ। ठीक है? लेकिन अगर आपको अपने हाथ के ऊपर ही विश्वास ना हो तो कभी पानी नहीं उठेगा, कभी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ठीक है ना? तो विश्वास तो बेटा करना पड़ता है। यस सर। हाँ, विश्वास जगाना पड़ता है, और सबसे दूसरों पे विश्वास करने से अच्छा अपने ऊपर विश्वास करो। कुछ लोग तो दूसरों की तो बड़ी तारीफ कर लेते हैं, अपने अंदर डिमोट अपने आप को कहते रहते हैं हम तो ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। अपने अंदर विश्वास जगाओ। जिस दिन अपने अंदर आप एक ज्योति जलाओगे ना, एक दिया जलाओगे, तो रोशनी फिर आपके अंदर होगी, और आपके अंदर रोशनी होगी तो आप दुनिया में रोशनी करोगे। कई लोग अपने बारे में तो कुछ करते नहीं, दूसरे के लिए करते रहते हैं। छोटे भाइयों को कहते रहेंगे पढ़ ले, ऐसे बेकार हो जाएगा, पढ़ाई कर ले, खराब हो जाएगी लाइफ। ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरों को वो तो दे देते हैं राय, बस तो दे देते हैं कि ये कर लो वो कर लो बहुत ज्यादा, लेकिन खुद अपने ऊपर अप्लाई करते हैं?
सोचनी चाहिए। आदमी को दूसरों को तभी समझाना चाहिए जब आप खुद उस लायक हो। हम छोटे बच्चों, हाँ ठीक है ना, हम अपने भाई बहन को कहते हैं ना पढ़ ले बेकार हो जाएगा, उसके पीछे पड़े रहेंगे, और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पीछे पड़े जाते हैं, तुम चिढ़ जाते हो कि पापा मम्मी के पीछे पड़े हुए हैं। भाई तुम अपने भाइयों के छोटे छोटे बच्चों भाइयों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? भाई पढ़ाने के लिए। सब अपनी पावर का फायदा उठाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई अंदर नहीं सोचता कि हम भी वही कर रहे हैं जो छोटा कर रहा है। पहले आइडियल बनो, छोटे के लिए आइडियल करो ताकि वो खुद तुम्हारी रेस्पेक्ट करे, ठीक है ना। हमने अपनी रेस्पेक्ट खुद कमाई है। हमारे छोटे भाई बोल नहीं सकते हमारे सामने, कोई परिवार का नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने रेस्पेक्ट कमाई है। अगर हम कुछ नहीं करते तो हमारी इज्जत करता कोई? बिल्कुल नहीं करता। तो इज्जत बनानी पड़ती है बेटा, ठीक है ना। इसीलिए, और पता है ये भी तुम दिमाग से निकालो कि कोई चीज हार्ड है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ लाइफ में। आप अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बना लो कि चीजें जो हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल फ्री माइंड करो, फ्री माइंड। आप फ्री खेल के तो देखो, रन बनाओगे अच्छे। आप लोग बहुत स्ट्रेस के साथ बैठते हो, इसीलिए आपकी ज्यादा एनर्जी आपकी स्ट्रेस में चली जाती है, ठीक है। खुश होके बैठो, रिलैक्स होके बैठो। जैसे मूवी को देखते हैं हम, मूवी को देखकर एकदम याद कर लेते हैं, सेम इस तरीके से टॉपिक है। आप टॉपिक को देखो, आपको लिखना नहीं, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। तो आपको बस दिमाग लगाना है कि सर क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया सर, मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है फिर सर बता रहे हैं, अच्छा अच्छा। आपके दिमाग में एक ना एक बार तो स्ट्राइक करेगी वो चीज, और जैसे स्ट्राइक करके समझ लो टॉपिक समझ में आ गया, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि जो चीज समझ में आने लगती है उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो मुझे इतना घुमा फिरा के 5-10 मिनट समझाया है, इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करो। अरे ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Yes, तो yes. बेटा जो एल्वुलाई है, मैंने आपको बताया था कि एल्वुलाई चारों तरफ लाइंड होती है सिंगल सेल्ड स्क्वामस एपिथेलियम से, ठीक है। और स्क्वामस एपिथेलियम में जो फ्लैट और पॉलीहेड्रल सेल्स थी वो किसके ऊपर रेस्ट करती थी? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती थी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बेटा एल्वुलाई के चारों तरफ क्या है? ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज को कौन लाइन करता है? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी कि एंडोथीलियम लाइन करती है, बताया है, ठीक है। तो एंडोथीलियम भी, जो ब्लड कैपिलरी के चारों तरफ एंडोथीलियम है, वो भी तो स्क्वामस एपिथेलियम ही है, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दे दिया एंडोथीलियम। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अगर मैं एंडोथीलियम वर्ड यहाँ से हटा दूं और मैं ये कह दूं स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, का गलत है? यस सर। No, No, ठीक है? sir. हाँ नो सर। हाँ, तो इससे तुम्हें ज्यादा अच्छा याद आएगा, समझ में आएगा। तो स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई वॉल एंड स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, तो दोनों ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करेंगे, तो दोनों की बेसमेंट आपस में फ्यूज होके क्या बना देंगी? बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बना देंगी? बेसमेंट सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन हो गई, 1 2 3। पहली मेम्ब्रेन हो गई स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल, सेकंड हो गई बेसमेंट सब्सटेंस, और थर्ड हो गई एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये तीनों मिलकर क्या बना देती हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है। बताओ, जिसके थ्रू यहाँ से जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज होके कहाँ पहुंचती हैं? ब्लड कैपिलरीज में पहुंचती हैं। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो CO2 है वो एक्सचेंज होके कहाँ पहुंचती है? एल्वुलर कैविटी में पहुंचती है। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. आगे क्लियर है? हाँ, तो बड़ा आसान है। तो अब आप खुद सोचो, अब आप खुद अपने दिमाग में एक जोड़ डालो कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए। थिन होनी चाहिए, बहुत थिन ठीक है। हाँ, वेरी थिन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अच्छा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना कौन कौन रहा है जल्दी बताओ? एक तो बना रही है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एक बना रही है एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ एल्वुलर कैपिलरी, और एक बना रही है बेसमेंट सब्सटेंस। और बेसमेंट सब्सटेंस किसके बीच में है? बिटवीन थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई एंड एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी, दोनों के बीच में थी ना बेसमेंट सब्सटेंस। अरे बोलिए। यस sir. हाँ, और लिखा है ऑल दीज 3 लेयर्स मेक्स द टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मच लेस देन ए मिलीमीटर विच इज अबाउट 0.2 mm। यानी कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, तीनों लेयर्स को एक साथ मिलाकर हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो लेस देन ए मिलीमीटर होती है, यानी कि कितनी होती है? 0.2 mm। कितनी होती है बेटा? 2 mm. 0.2 mm.
हाँ, इसके बाद पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बताया था, सबका बता रखा है रेस्पिरेटरी गैस का। एटमॉस्फेयर में कितना होता है ऑक्सीजन CO2 का, एल्विलाई में कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, टिश्यू में कितना होता है, सारा बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज दो जगह पे होता है। एक तो होता है एल्विलाई और ब्लड के बीच में, एक होता है टिश्यू और ब्लड के बीच में। अरे याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी वही कहानी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड। मैंने आपको वहां पर समझाया है, बिल्कुल सब चीजें वही मैंने लिखवाई हैं, आप पढ़ लेना। अगला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्लियर, दो जगह पे हो गया एक्सचेंज। चलिए, इसके बाद आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट बेटा जो गैसेस का है, दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हुआ, एक हुआ ऑक्सीजन का और एक हुआ ट्रांसपोर्ट CO2 का, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में 97% ट्रांसपोर्ट हुई थी किस फॉर्म में, जल्दी से बताए। 3% तो डिजोल्व फॉर्म में थी, जो ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व हो गई थी, और 97% किस फॉर्म में हुई थी? आगे आगे आंसर दो बेटा, बता चुका हूँ। ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन HbO2। ठीक है, तो यहाँ सारी वो कहानी बताई है, ऑक्सीजनेशन जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ो। इसके बाद मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन डिमांड ऑफ टिश्यू, याद आ रहा है? ऑक्सीजन डिमांड ऑफ टिश्यू मैंने कहा था कि 100 ml के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और वो 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बताया था। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था? यस सर। और मैंने आपको कहा था नॉर्मल कंडीशन में जो 20 ml आता है, 20 ml का कितना यूटिलाइज होता है? 4.4। 4.4 15.6 जो है वो अनयूज्ड रहता है, वेन्स के थ्रू बाहर आ जाता है। क्लियर, ऑक्सीजन। लेकिन मैंने आपको बताया था जब कोई स्टीरियस एक्सरसाइज करता है या हैवी एक्सरसाइज या कोई काम करता है, उसकी वजह से क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब की बार कितनी यूटिलाइज हो जाती है बॉडी टिश्यू की? 14.4। 14.4 और 5.6 बाहर आ जाती है। इसका मतलब ये है कि 14.4 अगर यूटिलाइज हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, तो ग्लूकोज ज्यादा ब्रेक होगा, और ग्लूकोज ज्यादा ब्रेक होगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी, और एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो जो आदमी ज्यादा काम कर रहा है तो वो लगातार काम करता रहेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ भाई, मैंने तो बहुत दिल से बताया था ये आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया करके एक एक चीज। ऑक्सीजन डिसोसिएशन का वो भी बताया मैंने आप लोगों को, बहुत ही अच्छा ग्राफ बताया है। ठीक है, ठीक है, ये रहा देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, बहुत फैक्टर्स के बारे में मैंने सारा बताया आप लोगों को अभी। ठीक है, इसके बाद मैंने ग्राफ शिफ्ट टू लेफ्ट साइड क्यों शिफ्ट होता है ये भी बताया, राइट साइड शिफ्ट क्यों होता है ये भी बताया सब। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में भी बताया था, याद आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। हाँ, और उसके बाद मैंने मायोग्लोबिन बताया आपको, याद आ गया होगा मायोग्लोबिन। ग्राफ कैसा आता है मायोग्लोबिन का, अभी बताया था, हाइपरबोला। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 को मैंने आप लोगों को बताया था लगभग 7% CO2 जो है डिसॉल्व कर जाती है ब्लड प्लाज्मा में, लगभग 20 से 25% जो है CO2 के साथ बाइंड होके बना लेती है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और बची कितनी? 70%। ठीक है, कितने परसेंट बची? 70%। हाँ, 70% क्या बना लेगी? कार्बोनेट बना लेगी। तो जब कार्बोनेट बनाएगी तो उस समय क्या होगा? क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमिनन, बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था? यस सर। अभी हेल्डेन इफेक्ट भी बताया था आप लोगों को, हेल्डेन इफेक्ट आ गया। यस सर। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स आ गए। ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ना, आराम से समझ में आएगा। अब आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं पूरी कहानी आप लोगों को समझा देता हूं, जब आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कहानी सुनते हैं सिर्फ ऐसे कहानी सुननी है। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लूं, मेरा गला थोड़ा चौक हो गया है। ठीक है सर। तो देखो लिखा है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूड बोथ नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, सबसे पहले है बेटा देखो नर्वस रेगुलेशन। तो मैंने आपको बताया था 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन CNS। CNS मतलब ब्रेन। सबसे पहला था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इट इज स्पेशलाइज्ड सेंटर लोकेटेड इन द मेडुलर रीजन ऑफ हैंड ब्रेन।
बिल्कुल जो जो बातें बताई हैं सब स्ट्राइक में माइंड करेगी अब आपके। इट रेगुलेट नॉर्मल ब्रीथिंग एंड हैंस कॉल्ड ब्रीथिंग सेंटर, इसीलिए इसको ब्रीथिंग सेंटर कहते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन बॉडी नीड, मैंने कहा था ना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किस पे डिपेंड करता है, बॉडी नीड, बॉडी की नीड पे। ठीक है। अगला आता है बेटा न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर। न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है बेटा ये कहाँ लोकेटेड होता है, दिस सेंटर इज प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन एंड इट मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बाय रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। मैंने कहा था ना इंस्पायरेशन के टाइम को कम कर देता है, अरे बोलिए। यस सर। एंड देयरबाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, देयरबाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तो यानी कि दो काम इसने की है, इंस्पायरेशन के टाइम को कम कर दिया जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट क्या हो गया, ऑल्टर हो गया, बदल गया। अगला आता है केमिकल रेगुलेशन। मैंने आपको ये बताया था ए कीमो सेंसिटिव एरिया दैट इज सेंसिटिव फॉर केमिकल्स इज लोकेटेड एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मैंने कहा था ना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास होता है, विच कंटेन कीमो रिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H आयन। अगर आपसे पूछे कीमो रिसेप्टर्स किस चीज के लिए सेंसिटिव हैं, किस चीज को डिटेक्ट करते हैं, तो CO2 और H पॉजिटिव आयंस को। हाँ। अगला है द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H पॉजिटिव इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। बार बार एक ही बात आ रही है ये। चलिए अगला, कीमो रिसेप्टर कीमो सेंसिटिव एरिया गेट्स एक्टिवेटेड ड्यू टू एन increase in CO2 and H positive concentration which in turns activate the respiratory rhythm center for altering the rate of respiration। मैंने आपको बताया था ना कि अगर CO2 और H आयन के अंदर चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, कीमो रिसेप्टर्स अपने सिग्नल को कहां भेज देगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास भेज देगा और उसको क्या कर देगा, ऑल्टर कर देगा। तो जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से वो चेंज कर देगा। अरे बोलिए। यस सर। यस सर। अब आता है जैसे एग्जाम्पल, जो बात मैंने समझाई थी वो चीज है कि इफ CO2 इंक्रीज इन ब्लड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज, इफ CO2 डिक्रीज इन ब्लड रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज। मैंने आपको दो तरीके के कीमो रिसेप्टर बताया, टाइप्स ऑफ कीमो रिसेप्टर, एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज। एओर्टिक बॉडीज होती हैं एओर्टिक आर्च पे, कैरोटिड बॉडीज होती हैं कैरोटिड आर्च या आर्टरीज के ऊपर। और कैरोटिड आर्टरीज क्या होती हैं, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। किसको ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्रेन को, ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी है इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में दिखा दिया। अब सारी ओवरऑल कहानी को मैंने एक साथ दिखा दिया कि ब्लड है और ब्लड के अंदर CO2 इंक्रीज हो गई। जैसे ही CO2 बढ़ी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिटी बढ़ जाएगी तो H पॉजिटिव आयंस भी बढ़ जाएंगे। H पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे तो pH डिक्रीज हो जाएगी। pH डिक्रीज हो जाएगी तो डिक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, मैंने कहा था ना डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाएंगे कीमो रिसेप्टर्स। और कीमो रिसेप्टर्स क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कह दो या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कह दो, एक ही बात है, बोलने के तरीके अलग अलग हैं। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। आ गई सर। हाँ चलिए, अगली जो मैकेनिज्म है दिस इज कॉल्ड हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्या नाम है इसका? हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हाँ, हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो पहले मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ? यस सर। तो बहुत पहले बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया डिवाइड होते हैं ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, राइट। तो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं या ब्रोंकाई होते हैं वो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद जितने भी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं सारे कहाँ होते हैं, इनसाइड द लंग्स। बोलो सही है गलत है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप एक बार बताओ, जैसे गुब्बारे के अंदर हम हवा भरते हैं, विजुलाइज करो जैसे हम गुब्बारे में लगातार अगर हम हवा भरते जाएं तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि गुब्बारा एकदम से बस्ट हो जाता है। सेम इसी तरीके से लंग्स है। लंग्स को आप एक तरह से गुब्बारा मान लो। अगर लंग्स के अंदर ज्यादा एयर फील्ड हो जाएगी तो लंग्स और लंग्स के अंदर जो एल्वलाई वो बस्ट हो जाएंगे। यस। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स होता है। अब आप कहोगे सर ये हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है क्या? बेटा क्या होता है, जो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेस रिसेप्टर्स,
और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब लंग्स के अंदर पूरी तरीके से एयर फिल्ड हो जाती है और जैसे ही लंग्स में थोड़ी सी भी ओवर स्ट्रेचिंग होती है, जैसे ही ओवर स्ट्रेचिंग होती है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और ये अपना सिग्नल किसको भेजते हैं? हाँ, रेस्पिरेटरी सेंटर को भेजते हैं। और रेस्पिरेटरी सेंटर को जैसे ही भेजेंगे तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या कर देगा? इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देगा, जिसकी वजह से लंग्स बस्ट होने से बच जाएंगे। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. कोई चीज में लिखी है, इट इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म which prevent overstretching of lungs. Some stretch receptors present on the bronchi and bronchioles which become activated due to overstretching of lungs and transfer nerve impulse to the respiratory center by vagus nerve, so inspiration become inhibited. This mechanism is called Herring-Brewer reflex. बताओ बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। अरे अरे इतना अच्छा बता रहा हूँ, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कुछ का Yes, कुछ का sir. पढ़ा रहा हूँ, तो आप तो बड़े आप ऐसे कैसे? या तो मेरी आवाज ऐसी है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है। मैं लोरी नहीं सुना रहा बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा जरा एक एनर्जी दिखाओ। अरे समझ में आया? यस सर। ना मैं सोऊंगा और ना मैं तुम्हें सोने दूंगा। ठीक है ना? ये मेरा नारा है। ठीक है, चलिए अगला है सम टर्म्स रिलेटेड विद ब्रीथिंग। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो ब्रीथिंग से रिलेटेड होती हैं। बेटा जब आप लोग डॉक्टर बन जाओगे तब आप इन टर्म्स का यूज करोगे। आप वो बातें नहीं, ऐसी टर्म्स यूज करोगे जो सिर्फ आपको ही समझ में आएंगी, पेशेंट को या किसी और को समझ में नहीं आएगी। जैसे किसी डॉक्टर ने कहा दिस इज एपनिया कंडीशन। अब आप लोग तो जानोगे एपनिया क्या होता है। ए का मतलब एब्सेंट, पिनिया का मतलब होता है ब्रीथिंग, नो ब्रीथिंग। अगर कोई पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है तो दिस इज कॉल्ड एपनिया कंडीशन। हाँ, डॉक्टर कहता है यूपनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग। हाइपोपनिया, स्लो ब्रीथिंग, यानी कि सांस बहुत धीरे धीरे ले रहा है। हाइपोपनिया, रैपिड ब्रीथिंग। तो कहते हैं ना जैसे किसी को कोविड हो गया तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ हाइपोपनिया। अब आप कहोगे हाइपोपनिया क्या होता है? हाइपोपनिया का मतलब होता है हाइपो मतलब स्लो, ओपिनिया का मतलब ब्रीथिंग, स्लो ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग बहुत कम हो रही है उसमें। हाइपोपनिया, रैपिड ब्रीथिंग। अगर आता है डिस्पनिया, पेनफुल ब्रीथिंग। ऑर्थोपनिया, डिफिकल्ट ब्रीथिंग एक्सेप्ट इन अपराइट पोजीशन, यानी कि जैसे ही पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटेगा उसको सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो करवट लेगा, अपने पोस्चर को बदलेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया कंडीशन। नहीं बात समझ में? यस सर, आ गई। यस सर। Yes, हाँ sir. जी, हाँ जी बेटा। सर या को सर एक बार ब्रेक करके बताना, जैसे आपने ऊपर वालों को ब्रेक करके बताया। ए का मतलब अपसेंट और PNEA, पिनिया का मतलब ब्रीथिंग। सर डिस्पनिया वाला। डिस का मतलब पेन और पिनिया का मतलब ब्रीथिंग, पेनफुल ब्रीथिंग। ठीक है सर। कुछ है थोड़ी इसमें, बड़ा आसान है। हमने कहा टेकिपनिया। टेकिपनिया का मतलब इंक्रीज रेट ऑफ शैलो ब्रीथिंग। अब आप कहोगे सर शैलो ब्रीथिंग क्या है, डीप ब्रीथिंग क्या है? अरे डीप ब्रीथिंग बेटा ये है, मैंने सांस लिया, दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीथिंग। मैंने बाबा रामदेव की तरह शैलो ब्रीथिंग स्टार्ट कर दी, हल्की हल्की सांस छोड़ना शुरू कर दी, दैट इज कॉल्ड शैलो ब्रीथिंग। यानी कि लंग्स के अंदर पूरी एयर आई नहीं, हमने उससे पहले ही छोड़ दी, दैट इज कॉल्ड शैलो ब्रीथिंग। अरे बताइए समझ में आया या नहीं आया? चलिए, मतलब क्या है? पेनफुल ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आना, दर्द हो ना? सर लंग्स में दर्द होगा। अच्छा ठीक। क्या चीज? सांस लेने में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में दर्द होगा। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं इंजरी हो जाए, कहीं चोट लग जाए, तो उस केस में क्या होगा? दर्द होगा ना सांस लेने में। यस सर। हाँ, अगला है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है? देखो, इट इज द कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज इन टिश्यू। जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। अब रीजन के अकॉर्डिंग इस हाइपोक्सिया को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने कहा एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया क्यों हुआ? क्योंकि हाइपोक्सिया क्या था कि टिश्यू के अंदर CO2 कम हो गई। अब अलग अलग रीजन की वजह से कम हो सकती है। जैसे मैंने कहा एनीमिक हाइपोक्सिया, यानी कि कोई पेशेंट एनीमिक है।
एनीमिक का मतलब एनीमिया है उसको, तो एनीमिया है तो क्या है, यानी कि उसके अंदर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है और रिड्यूस्ड आरबीसी सेल्स हैं। तो जब रिड्यूस हीमोग्लोबिन और आरबीसी सेल्स हैं तो वो ऑक्सीजन को क्या प्रॉपरली बाइंड कर पाएगा? नो। और जब प्रॉपरली बाइंड नहीं होंगी ऑक्सीजन तो क्या टिश्यू तक पहुंचेंगी? नो। तो टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, और क्योंकि एनीमिया की वजह से का हुआ इसलिए इसको नाम दे दिया एनीमिक हाइपोक्सिया। अरे नई बात समझ में आई? आ गई सर। तो ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन less transport of oxygen to body tissue occur causing anemic hypoxia। यस सर। चलिए अगला आता है साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया बेटा ये देखने के लिए मिलता है साइनाइड पॉइजनिंग में। सपोज किसी को साइनाइड पॉइजनिंग हो जाए, तो जब साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो जिस टिश्यू में साइनाइड पॉइजनिंग होती है वो टिश्यू डेड हो जाता है। जब वो टिश्यू डेड हो जाएगा तो ब्लड कैपिलरीज उधर की साइड ब्लड सप्लाई करना बंद कर देंगी। तो जब ब्लड सप्लाई उधर नहीं होगी तो उस ठीक है तो हो जाएगी इम्पेयर्ड जब ठीक है तो जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी ठीक है तो इसका मतलब अब उधर की साइड ना ऑक्सीजन जाएगी ना न्यूट्रिशन जाएगा, तो सप्लाई कैसी हो जाएगी? इम्पेयर्ड। कैसी सप्लाई बोलते हैं उसे? Impaired. तो देखो लिखा है इट अकर ड्यू टू साइनाइड पॉइजनिंग सो इम्पेयर्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू अकर। यानी कि कहीं पे तो ऑक्सीजन जाएगी कहीं पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वहां के बॉडी टिश्यू डेड हो चुके हैं, तो इम्पेयर्ड सप्लाई हो जाएगी। पहले पेयर्ड सप्लाई थी। अरे बोलिए सर साइनाइड टिश्यू या सेल तक पॉइजनिंग कैसे होती है उसकी? क्या चीज? ये सर साइनाइड पॉइजनिंग होती कैसे है सर? साइनाइड कैसे जाएगा? साइनाइड पॉइजनिंग होती कैसे है? आप साइनाइड जहाँ पे साइनाइड जैसे साइनाइड कहीं पर प्रेजेंट है और आप उस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हो, आप इनहेल कर लो तो साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगी। ओके सर। अगर कोई खा लेगा तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा मामला उसका। तो साइनाइड एक ऐसी चीज है जिसको सूंघने से भी बीमारियां होती हैं और खा ले तो आदमी बचता नहीं है। बहुत खतरनाक जहर सर है। ऐसा भी होता है कि अगर हम छोटा मतलब थोड़े अमाउंट में साइनाइड अगर हम टंग पे रखें तो भी मतलब डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ ऐसे? थोड़ी सी तो छोड़ो, टंग से पहुंचने से पहले बहुत खतरनाक साइनाइड का टेस्ट होता है। आज तक कोई टेस्ट ही नहीं बता पाया साइनाइड का। अब तुम सोचो जो इंसान टेस्ट ही नहीं बता पाया तो सोचो साइनाइड से कितनी जल्दी आदमी मरता होगा। सर कोई ने एस लिखा था बस। है क्या चीज? सर कोई था उसने सिर्फ एस लिखा था। हाँ लिख गया होगा एस, जो भी लिख के गया था मरने से पहले, लेकिन आज तक टेस्ट का नहीं पता लगा साइनाइड। सर मैंने तो सुना है कि एप्पल की सीड्स में पाया जाता है। यस हाँ। सर ये भी पाया जाता है। एप्पल के सीड्स में साइनाइड? नहीं यस सर बोलते नहीं तो बेटा, है। नहीं बेटा बोलते हैं वो, ऐसे तो बहुत कुछ बोलते हैं। सर ठीक है ना? गलती से हाँ। एप्पल के सीड चली जाए तो हाँ। आदमी मर जाए। हाँ ऐसे नहीं मिलता साइनाइड, साइनाइड नहीं मिलता इस तरीके से। ओके ठीक है चलिए अगला है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब रुकना। स्टिल। हाँ स्टिल। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया इसका मतलब देखो अगर हार्ट बहुत अच्छे से पंप कर रहा है, मेरी बातों को समझना, हार्ट ऐसे पंप कर रहा है तो जब तेजी से पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, और जब ब्लड प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा तो वो बॉडी टिश्यू तक पहुंच जाएगा। तो बॉडी की टिश्यू की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है वो पूरी हो जाएगी क्योंकि उसे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिल जाएगा। बोलो यस या नो? यस सर। लेकिन अगर आप ब्लड को अगर हार्ट ऐसे पंप करे तो क्या ब्लड तेजी से बाहर निकलेगा? क्या प्रेशर मिलेगा ब्लड को? नो सर। और जब ब्लड बाहर तेजी से नहीं निकलेगा तो बॉडी टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा, और बॉडी टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा ब्लड तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों ही कमी हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो उसको हम नाम देंगे स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। नहीं समझ में आई? यस सर। और जब हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं करता टिश्यू को, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हार्ट फेलियर कंडीशन। क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। हार्ट failure. स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया इट अकर ड्यू टू हार्ट फेलियर सो लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू अकर। क्लियर? अगला है बेटा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कब होता है? जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं। सपोज हम लोग घूमने के लिए हम जो है रोहतांग पास चले गए, बहुत ज्यादा रोहतांग पास नहीं मतलब और ऊपर चले गए, मतलब लद्दाख चले गए, ठीक, खूब हाइट पे चले गए। तो हमें क्या है
जब हम वहां जाते हैं तो वहां के लोग तो आराम से जी रहे होते हैं, लेकिन हम जब जाते हैं तो हमें वहां पे कुछ सिम्टम्स फील होने शुरू हो जाते हैं। यस जैसे सर। क्या क्या सिम्टम फील होते हैं? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो हमें सबसे पहला फील होता है सफोकेशन, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। यस सर। दूसरा हेडेक, हमारे सर में दर्द होने लगता है। तीसरा नोजिया, हमारा जी खराब होने लगता है। चौथा जो हार्ट रेट है, जो हार्ट पाल्पिटेशन है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। आदमी को ऐसा लगता है कि हार्ट बीट सही नहीं चल रही है, हल्की चल रही है, ऐसा लगा कोई पत्थर सा रखा हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये सब सिम्टम होते हैं। दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। इसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस। हाँ, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो 6-7 महीने वहां रहता है तो उसकी बॉडी वहां पे रहने के लिए अडेप्ट हो जाती है। अब आप कहोगे सर ये अडेप्ट कैसे हो गई? इसलिए अडेप्ट हो गई क्योंकि अब उनकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको एक बताया था कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो किडनी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और किडनी सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है एथ्रोपोइटिन, बताया था। यस सर। और वो एथ्रोपोइटिन Yes, बोन sir. मैरो को स्टिमुलेट कर देता है, Yes, sir. जिसकी वजह से एथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है, आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। Yes, तो sir. सोच के देखो, जिस वक्त वो गया था पर्सन, उस समय सपोज उसकी बॉडी के अंदर 100 आरबीसी थी, 100 आरबीसी थी, लेकिन 6 महीने बाद वो आरबीसी 500 हो गई। तो पहले 100 आरबीसी ऑक्सीजन ले रही थी, अब की बार 500 आरबीसी लेंगे तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी नहीं होगी? हो जाएगी। एडेप्ट हो गया, एडेप्ट हो गया। यस सर। और साथ ही साथ क्या होता है, दूसरा एक और काम हो जाता है, उनका ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो 2 काम हो गए, आरबीसी इंक्रीज हो गया, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो गया, तो एल्टीट्यूड सिकनेस चले जाते हैं और वो वहां पे रहने के लिए अडेप्ट हो जाता है। यस सर। दिस इज कॉल्ड माउंटेन सिकनेस या एल्टीट्यूड सिकनेस डिसीज। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर तो अगर- हीमोग्लोबिन कम हो जाता है क्या फिर? वहां पर कम नहीं होता। सर कहाँ पे? ऑल्टीट्यूड सिकनेस, क्योंकि 12th में एडेप्टेशन में जो था उसमें लिखा हुआ था सर कि आरबीसीज बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। बेटा एक बार बताओ, जब आरबीसी बढ़ेगा तो आरबीसी के सरफेस पे तो हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन भी तो बढ़ेगा ही। बढ़ना तो चाहिए सर, बट पता नहीं उसमें शायद यही बेटा, लिखा है कि गलत। डिक्रीज हो जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है, जहाँ भी लिखा हुआ है एकदम सरासर गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? ऐसा कभी लिखा ही नहीं हो सकता। एंड RBC सर बढ़- एनोक्सिया क्या होता है फिर? एनोक्सिया आगे आएगा, वो एक अलग चीज है। एनोक्सिया, ये एनोक्सिया, ये सब एनोक्सिया जो है अलग चीज है। ये सब हाइपर कैप्निया, ये सब आएगा आपके सामने, उसकी आप टेंशन ना लो। ओके सर। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो कि जो आप बता रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सर। समझ में आ रहा है? ओके सर। अब एक बार बताओ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आरबीसी थोड़ी ना ऑक्सीजन को बाइंड करता है, आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करता है ना। तो अगर आरबीसी Yes, इंक्रीज sir. हो गई और आप कह रहे हो हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो आप कैसे, अगर हीमोग्लोबिन कम है और आरबीसी बढ़ गई तो फायदा क्या हुआ? बात तो फिर वही ये रहेगी। फिर होना तो यही चाहिए कि मतलब हीमोग्लोबिन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं। पता नहीं शायद ऐसे कुछ लिखा था। गलत लिखा हुआ है, जहां भी लिखा है सरासर गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना? Yes, sir. वरना कंपनसेट कैसे होती है चीजें, ये तो आप भी Yes, देखो, sir. खुद सोच के देखो। ठीक है, चलिए तो बताइए, ये सारा हाइपोक्सी आपको समझ में आ गया अच्छे से? सर हाँ बेटा। सर ये सर, बैंड भी यही होता है क्या? नहीं, बैंड डिसीज डिस्पैरिज्म होती है, केसियंस डिसीज होती है, जो हम डाइवर्स में देखते हैं, आगे बढ़ाएंगे, वो नहीं है ये। ठीक है, सर ऑल्टरनेट सिकनेस में अगर जब आरबीसी इतनी इंक्रीज हो जाती है, फिर जब वो नीचे जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो नीचे आएगा तो धीरे धीरे आरबीसी रिड्यूस होती चली जाएंगी। आरबीसी तो वैसे भी डेड होती है ना, पर डे मरती रहती है, आरबी नई आरबीसी बनती रहती है, हाँ वो सर। डेड हो जाएंगी, क्या दिक्कत है? ठीक है, बॉडी एक ऐसी चीज है, बॉडी एक ऐसी चीज, एक आदमी था अभी 2-4 दिन पहले पूछा था कि डॉक्टर साहब अगर हम कोई भी चीज खा लेते हैं तो क्या हर चीज डाइजेस्ट हो जाएगी? मतलब उसको क्यूरियोसिटी थी ये जानने की। मैंने कहा तुम बस लोहा मत खाना, बाकी तुम कोई भी चीज खा लो, हमारी बॉडी एक ऐसी चीज है जो हर चीज को डाइजेस्ट कर देती है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो। कोई भी चीज आप मुंह में डाल दो और वो एक बार स्टोमक में गई एचसीएल उसे गला देगा। ठीक है, बात तो समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं? इसी Yes, तरीके से हाँ, Yes, तो इसे sir. हमारी जो बॉडी है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और हर चीज के लिए अडेप्ट आराम से इजीली करती है। हमेशा हमारी बॉडी किस तरीके का फंक्शन करती है? हमारी बॉडी इस तरीके का फंक्शन करती है जो अपने आप को बचाने का काम करती है। हमेशा हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है इसलिए। सर आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा ना सर, आपको सब कुछ पता है।
क्या चीज? नहीं बेटा, मुझे भी ऐसा लगता है, देखो ऐसा लगता है, मुझे भी नहीं पता। देखो ऐसा है जैसे मैंने अपनी सर्जरी करी है फेशियल, उसमें फेस वाले पार्ट में, तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ठीक है। देखो जो टॉप इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर्स में आते हैं और हम उन नंबर 1 में नहीं है, तो वो नंबर 1 पे, जबकि डिग्री सेम है, तो फर्क कहाँ आ गया? प्रैक्टिस का, एक्सपीरियंस का, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम बेटर हैं, हमसे और बेटर हैं, उनसे भी और बेटर हैं, इस दुनिया में कमी नहीं है बेटर की, ठीक है ना। सर लेकिन जब हम MBBS मिल जाता है सर, तो बहुत बड़ी बात होती है ना, एनाटॉमी सब पता लग जाता है सर, कैसे बॉडी बेटा फंक्शन। बेटा कोई बड़ी बात ये नहीं तो होती अभी है। हमें लग रहा है सर ऐसे। तुम्हें लग रहा है, इस स्टेज पे लग रहा है सर। हाँ अभी तुम्हें लग रहा है कि एमबीबीएस हो जाएगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि बस अब तो लॉटरी खुल गई, अब तो बस कुछ भी हो जाएगा, स्वर्ग बस का अब तो क्या सर, ऐसे बोलो। है। एमबीबीएस में जाने के बाद तुम्हें इतना ज्यादा वो लगेगा कि अब एमएसएमडी करना है, एमएसएमडी करना है, दिमाग में तुम्हारे एमएसएमडी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार एमबीबीएस तो हो गया, इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, एमएसएमडी करना है। एमएसएमडी करोगे तो आपको कोई यार एमएसएमडी का कोई फायदा ही नहीं है यार, आजकल इज्जत ही नहीं है एमएसएमडी की। अरे एमसीएच करेंगे, डीएम करेंगे, फिर जब डीएम कर लोगे फिर आप कहोगे यार डीएम करना है यार, और भी पढ़ना है यार, ये तो बहुत दिक्कत हो गई। आजकल तो लोग बाहर से डिग्री ला रहे हैं, आपने देखा स्पेशलाइजेशन में भी स्पेशलाइजेशन होता है। आप कहोगे यार एमसीएच करके यार, तो आप कहोगे एफआईडीए के लिए भागोगे, आप 20 साल तो जर्मनी पढ़ने में कनाडा लग जाओगे, हैं? 20 साल तो यही हो जाएंगे बेटा 20 साल। नेवर बी सर सेटिस्फाइड। बचपन में कहते थे ना पेरेंट्स की 10th कर लो फिर लाइफ सेट है, अरे फिर ये तो 12th में अभी आओ भी फिर वही कहते आता है। लाइफ बेटा- सेट है, बेटा- उसके बाद फिर सुनो, नीट क्लियर जैसे- कर लो तो लाइफ सेट है। जैसे- MCA जैसे- करो तो पर्सन नेवर सेट बी है। सेटिस्फाइड ना। सुनो, जैसे बच्चों को बहका देते हैं ना, ऐसे तुम्हें बहका दिया गया। लाइफ कहीं सेट नहीं होती, लाइफ किसी की सेट नहीं होती, लाइफ मेरी सेट नहीं है, किसी की सेट नहीं है लाइफ। जिस दिन लाइफ सेट हो जाती है ना, आदमी समझ लो उस दिन भगवान के पास जाने लायक हो जाता है। आपकी लाइफ कभी सेट नहीं होगी, आपको सुख और दुख हमेशा घेर के रखेंगे, और सुख दुख का जो मेल है ना, ये पूरी जिंदगी चलता है। आप कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी नाम कमा ले, लेकिन सुख दुख का मेल हमेशा चलता है बेटा। तो जिंदगी को जीना सीखें आप लोग, ठीक है। और जो लोग दुख के साथ घबरा जाते हैं वो बहुत गलत लोग होते हैं। देखो दुख और सुख का मेल चलता है, कभी कभी दुख ज्यादा आ जाते हैं, लोग सोचते हैं हमारी जिंदगी खराब है, हमारी किस्मत खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबके साथ ऐसा होता है, इसीलिए सुख में भी जीना सीखो और दुख में भी जीना सीखो, तभी आप जिंदगी का मजा ले पाओगे। जिंदगी को जीना सीखो। हमारे जैसे 3-4 महीने रह गए बस, फिर मैं हम ये सोचते हैं ये भी रह रहा है वो भी नहीं रह नहीं रहा है। नहीं, देखो एक चीज और, हमेशा सर हम ये क्या तो बहुत करते हैं? आता है सर, आधा घंटा तो उसी में निकल जाता है। अच्छा ये भी करना है वो भी करना है, कैसे होगा इतना सारा है। बेटा देखो मैं ज्यादा टाइम, 1 मिनट का बस टाइम लूंगा, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देखो ऐसा होता है बेटा, देखो अगर आप जंग लड़ने से पहले ही हार मान, देखो 2 तरीके की हार होती है, एक तो जंग लड़ने के बाद हार होती है, एक जंग लड़ने से पहले ही हार होती है। सबसे बुरी हार पता है क्या है? जंग लड़ने से पहले ही हार। इसका मतलब आप तो पहले ही हारे हुए हो गए, आपने जंग लड़ी नहीं, आप तो पहले ही हारे हुए हैं, यानी कि आपसे ज्यादा बुजदिल आदमी कोई नहीं। अभी आपने एग्जाम नहीं दिया और आपने रिजल्ट पहले एक्सपेक्ट कर लिया कि हमारा मेरा रिजल्ट निगेटिव आएगा, इट्स मीन कि आप उस लायक बने ही नहीं हो, ठीक है। रिजल्ट एक्सपेक्ट पहले ऐसा नहीं जंग- किया है, पर सर हाँ। बहुत ज्यादा हो जाता है, ये भी वो भी। कुछ नहीं, सब लोग पार करते हैं, हमने भी पार किया और लोगों ने भी पार किया। जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पूरे ऑल ओवर इंडिया, पता नहीं कितने बच्चों ने आराम से पार किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी एक सोच हम लोगों ने बना ली है, ठीक है, कि ये है वो है। जैसे हम सराउंडिंग में देखते हैं उन चीजों का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, इम्पैक्ट उसी चीज का है और कुछ नहीं। आप रिलैक्स होके घर में पढ़ें, मौसम का फायदा उठाएं, खूब पढ़ाई करें, खूब खाएं, ठीक है। मन करे, अगर आपको लगता है हम थक गए तो सो जाओ, सबसे बढ़िया। आजकल तो नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है, मौसम भी इतना बढ़िया है, गर्मी नहीं लगती। फायदा उठाओ इस मौसम का। ये जो 2-3 महीने है ना, इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, गर्मियों में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। हम तो ऐसे ही करते थे, हम तो सर्दियों का वेट करते थे कि सर्दियों में जम के पढ़ेंगे। सर्दियों में कभी थकावट नहीं होती, और जब भी तुम रजाई में या ब्लैंकेट में चले जाओ तभी नींद आ जाती है। इसमें बहुत फायदेमंद चीज है ये, मजा लो पढ़ाने पढ़ने का, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपके आसपास जैसे आपके कोई भी रहते हैं, जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड रहता है, ठीक है, या रहती है, आप डिस्कशन कर सकते हो, तो आप डिस्कशन करो कि चल आज नर्वस सिस्टम पढ़ के तुम आना और मैं भी पढ़ के आऊंगा, मैं तुमको बताऊंगी और तुम मुझे बताना, ठीक है। ऐसे से डिस्कशन करो, डिस्कशन से चीजें सॉल्व होती हैं। और जहां भी फंसो तो सर बैठे हैं, लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। सर कोरोना का क्या करें सर? बेटा फोन पे भी डिस्कशन हो जाते हैं, फोन पे नहीं कर सकते डिस्कशन, फोन पे डिस्कशन नहीं करते तो आप एक काम करो, एक मिरर सामने लगा लो, मिरर में आपको अपना फोटो दिखाई देगा, तो सोच लो कि वो एक दूसरा पर्सन खड़ा है और आप क्या करो,
उसे समझाना शुरू कर दो, चीजें सर, अपने आप याद हो जाती हैं। मम्मी के साथ कर लेते हैं सर। हाँ हाँ आप हमें ठीक है जैसे ना। पढ़ाते हो हम उन्हें पढ़ाने लग जाते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही चलता है बेटा, ठीक है ना। मेरी स्पीकिंग पहले ना इंग्लिश की बहुत वीक थी, ठीक है, क्योंकि मैं एक हिंदी बोर्ड से पढ़कर आया था। तो जब मैं मौलाना आजाद के अंदर आया था तो उस वक्त मुझे बहुत घबराहट हो गई थी, क्योंकि सारे दिल्ली के स्टूडेंट थे और सारी सबकी इंग्लिश जबरदस्त थी और मेरी नॉलेज बहुत ज्यादा थी, इंग्लिश वीक थी। लेकिन फिर मैंने जो अपनी इतनी मेहनत करी, मैंने मिरर के सामने ऐसी मैंने इंग्लिश कर ली थी ना, मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, खा जाता हूँ मैं इंग्लिश में उसे। तो वजह क्या है, कहाँ से सीखी? मेहनत से बेटा। अगर मैं उसी टाइम हार मान लेता तो आज सर आज आज सारी कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में होती हैं, सब कुछ इंग्लिश में होता है, सारे लिटरेचर सब चीज इंग्लिश में पढ़ते हैं, सारे के सारी जितनी चीजें इंग्लिश। हमें तो आज तक दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। हम हार नहीं कि हमने ये रोना नहीं रोया कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ कर आए, नहीं, सब कुछ बढ़िया है। ऐसे ही बेटा आप लोगों को बनना है, एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना स्टार्ट हो जाओ। हाँ सर, मौलाना आजाद में अगर किसी को एडमिशन चाहिए, मतलब नॉन स्टेट वाले को, तो उसे हाँ तो बहुत दिक्कत होता होगा सर। कोई दिक्कत नहीं, रात में जाओ, एक ताले की चाबी बनवाओ, गेट खोलो, जाके बैठ जाओ सीट पे। ठीक है ना, बहुत आसान है। सर लेकिन लेकिन दिल्ली वालों को उसने बहुत सही है। पूछा है, लेकिन सर उसने हाँ। सही पूछा है, बहुत दिक्कत होती है क्या? कोई दिक्कत नहीं होती है, सब बेकार की बातें हैं। मौलाना आजाद एक ऐसी चीज है जैसे आप नॉर्मल एक कॉलेज होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना आजाद कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है ना, बस ये है कि वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स अच्छे होते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, टीचर्स पढ़ाने वाले अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मेहनत करो, मिलेगा हर चीज है। सर इस बार जिसके 700 है उसको मिला है सर मौलाना आजाद। तो वो तो पहले से ही ऐसा है, वो तो पहले से ऐसे ही जाता है। मौलाना आजाद और एम्स तो ऐसे ही जाते हैं, तो पहले से ही ऐसा है। आपकी अंडर 400 या 300 रैंक है तब आप जाओगे मौलाना आजाद में, उतना नहीं मिलेगा आपको। और हमने तो दोनों बार ही मौलाना आजाद से किया है, सेकंड टाइम हमने सेकंड रैंक निकाली थी ऑल इंडिया। सर दिल्ली वालों को तो 1200 तक से भी मिल रहा है। अरे हम तो दिल्ली के भी नहीं थे, हम तो यूपी के थे, तब भी हो गए। अगर यही सोचते रहते तो कुछ भी नहीं कर पाते। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें कर ली, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। एक ऐसा लैंप आप अपने रूम के अंदर रख लो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता हो। आप क्या, मतलब आप नहीं करना ऐसा, एक्सपेरिमेंट मत करना, मैं बता रहा हूँ। क्या है कि जैसे कोई पर्सन है, उसने क्या करा, पूरे रूम को एयर टाइट कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया और उस लैंप को जला दिया। तो जैसे ही वो लैंप को जलाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हीमोग्लोबिन की तरफ इसकी एफिनिटी 250 टाइम्स ग्रेटर होती है देन ऑक्सीजन। तो अब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी है वो 250 टाइम्स ग्रेटर है। तो बताओ कौन पहले बाइंड होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड है तो वो ब्रेक नहीं होता, बन गया तो बन गया, परमानेंट बन जाता है। तो जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ती चली जाएगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता चला जाएगा, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो वो तो स्टेबल कंपाउंड है। तो लगातार हीमोग्लोबिन के अमाउंट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे पर्सन को सफोकेशन फील होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सारा का सारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएगा और पर्सन की ब्रीथिंग रुक जाएगी और पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ। नई बात समझ में आ गई सर। आगे। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जुड़ना होता है तो सबसे पहला सिम्टम पेशेंट को क्या आता है, उसे सफोकेशन फील होता है, फिर उसको सर में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, फिर उसे कन्वल्जन्स, एकदम से दौरा पड़ जाता है, फिट्स पड़ जाते हैं, और अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 250 टाइम्स ग्रेटर बाइंडिंग एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। तो जब जुड़ते हैं तो बनता है COHB यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड है जो कि इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार बन गया तो वो वापस CO और प्लस HB में ब्रेक नहीं होगा, जबकि SbO2 और HbCO2 रिवर्सिबल है। अरे नहीं बात समझ, वो ब्रेक भी हो सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। तो स्टेबल है कंपाउंड, इरिवर्सिबल है, तो फ्री हीमोग्लोबिन लेस हो जाएगी ब्लड में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू को प्रॉपर्ली नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। पर्सन को क्या फील होने लगेगा, सफोकेशन फील होने लगेगा, ठीक है। यानी कि
सिम्टम क्या क्या आएंगे? उसे सफोकेशन फील होगा, डिजीनेस, चक्कर से आने शुरू हो जाएंगे, कन्वल्जन, उसको दौरे पड़ने, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डेथ। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो जो ये मैंने कहानी बताई है पर्सन की, वही मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखवा दी। इफ ए पर्सन स्लीप्स इन ए क्लोज रूम विद ए लैम्प बर्निंग, द absence of sufficient amount of oxygen cause an incomplete combustion of air and produce carbon monoxide in the room. As the person inhale carbon monoxide, it diffuse from the alveolar air to the blood and bind with hemoglobin forming COHB. ठीक है, फिर मैंने पूरी कहानी जो है सारी बानी मैंने यहाँ लिखवा दी है, आप आराम से पढ़ लेना जो मैंने आपको बताया है। बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। यस। चलिए अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसीज की। तो पहली डिसीज का नाम है बेटा एस्थमा। पहले समझ लो फिर मैं दिखा देता हूँ। एस्थमा, आपने एस्थमेटिक पेशेंट देखा है अपने आसपास कभी? देखा है सर। क्या सिम्टम आपने देखा है? क्या सिम्टम आपने देखा है? यस सर। उनको बहुत अचानक से सांस में परेशानी होने लग जाती है, वो हाँ। डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देता है और खांसने लगते हैं, छींकने लगते हैं, Yes, राइट? sir. ये सब होता है। Yes, ठीक है, कब होता है? हमेशा होता है या किसी वजह से होता है? नहीं सर, मतलब हमेशा किसी वजह से हाँ, अगर हाँ यानी कि ऐसा होता है, कुछ पर्सन्स को किसी चीजों से एलर्जी होती है। वो क्या चीज हो सकती है? जैसे डस्ट पार्टिकल, धूल हो सकती है, धूल से एलर्जी होती है कुछ लोगों को, डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, या फिर जो प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स होते हैं उनसे एलर्जी होती है, या एनिमल डेंडर्स। एनिमल डेंडर्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स के ऊपर फर्स होते हैं, फर जो उसके बाल होते हैं उनसे एलर्जी होती है, या फिर उनके काऊ डंग से एलर्जी होती है। तो जैसे ही वो उनके कांटेक्ट में जाते हैं वो खांसने लगते हैं, छींकने लगते हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। दिस इज कॉल्ड एस्थमा। और जिस पार्टिकल से उसको एलर्जी होती है उसको कहा जाता है, उस एलर्जिक पार्टिकल्स को कहा जाता है एलर्जेंस। तो जैसे ही वो एलर्जेंस के एक्सपोजर में जाएंगे वो खांसने लगेंगे, छींकने लगेंगे, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। सांस लेने में दिक्कत क्यों आ जाती है? क्योंकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? स्पाज्म हो जाते हैं। स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो ल्यूमन है ब्रोंक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। तो आप प्रॉपर्ली एयर को इनहेल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम वहां पर, आपने फिल्मों में देखा होगा, एक फुसफुस यूज करते हैं हम लोग। हाँ, पंप, नेबुलाइजर। ठीक है, हाँ। वो क्या करता है? जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देता है, इसलिए उसको कहा जाता है ब्रोंक्योडायलेटर। उसका नाम होता है साल्बुटेमॉल। तो जो साल्बुटेमॉल है ब्रोंक्योडायलेटर, उसको हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पाज्म हो गए हैं ब्रोंक्यूल्स वो फिर से डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर हम फिर से आने लगती है और पर्सन क्या हो जाता है? अच्छा फील करता है, ठीक सा फील करता है। अदरवाइज अगर उस समय वो यूज ना करे तो ऐसा भी हो सकता है कि इतनी ज्यादा स्पाज्म हो जाए कि चॉकिंग हो जाए, मतलब एयर ही प्रॉपर्ली ना जा पाए, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अरे नहीं, बात समझ में आई? यस सर। बट सर एलर्जेंस और अस्थमा तो अलग है। जैसे मुझे भी डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, पर अस्थमा मतलब वो तो मैं नेबुलाइजर यूज ही नहीं करती मैं। नहीं, तो ऐसा नहीं है। एस्थमा में भी स्टेजेस होती हैं, यानी कि आप भी एस्थमेटिक हो फिर, लेकिन इसको हम जस्ट मुझे एक तो साइनस बोला था डॉक्टर ने, वो ठीक हो गया था फिर। मेरी बात सुनो। ऐसा होता है कि जैसे, नहीं, साइनस एक अलग चीज है, साइनस अलग चीज होती है, ठीक है ना? साइनस वालों को हमेशा जुकाम की दिक्कत रहती है, सांस वो खींच खींच के लेता है बाहर, वो सांस बहुत जल्दी ले लेता है। ऐसी कोई दिक्कत थी आपको? तो बस मतलब ठीक थी ना, तो ठीक रह जाती थी मैं कम से कम 20-25 बार। हाँ। तो साइनस जो होते हैं ये सब चीजें, ये एलर्जिक रिएक्शंस में ही आते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग जैसे फीवर की बात करते हैं, तो फीवर तो बहुत सारी बीमारियों में आता है, सर दर्द बहुत सारी बीमारियों में होता है। तो ये एक होता है, इसको बोलते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस, और एक होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो इस बात को नहीं समझोगे आप, बस इतनी बात समझ लो कि जैसे एस्थमा की मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शंस बताई, ऐसी और भी रेस्पिरेटरी डिसीज में होती है। तो आपका साइनस था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? साइनस में म्यूकस भी ज्यादा जमते हैं ना? साइनस में हाँ, मैंने बताया ना, जुकाम रहता है उनको काफी, उनका जुकाम ठीक नहीं रहता, मेरा म्यूकस बनता रहता है। हाँ, तो वो इसीलिए रहता है ना साइनस की। और साइनस की दिक्कत बेटा आजकल लगभग 90% लोगों को साइनस की दिक्कत है, ठीक है ना? क्योंकि इतना ज्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है कि साइनस की दिक्कत हो ही जाती है। जैसे लोग जो
मास्क निकाल के ना मुंह से, मेरे पूरे दिन ही निकलता रहता है। है क्या चीज? पूरे दिन में मेरे मुंह से मास्क निकलता रहता है, बड़ा बेकार लगता है। हाँ हाँ हाँ। अब यार जी मत खराब करो यार। हेलो। सर हाँ, ठीक है। वैसे नहीं, मतलब हाँ अंदर गले के अंदर। हाँ हाँ, नहीं वो रहती है, जुकाम की दिक्कत रहती है, कोल्ड थोड़ा हल्का हल्का रहता है उनको। और जैसे ये छींकने का बता रहे हैं, ये भी एलर्जी के, कुछ लोग सुबह के टाइम उठते हैं और छींकना शुरू कर देते हैं, वो भी एलर्जी है। तो काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। केवल एस्थमा में नहीं होते, क्योंकि हम यहाँ एस्थमा पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम ज्यादा फोकस एस्थमा को कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हाँ, तो अब देखिए कॉज क्या है इसके। इट अकर ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन सब्सटेंसेज like dust particles, pollen grains, and animal danders that affect the respiratory tract, and these are called allergens. This disease occur due to exposure of allergens. और allergens क्या होते हैं बेटा? मैंने अभी आपको बताया था, allergic particles. क्लियर? क्या क्या सिम्टम्स आते हैं बेटा, जल्दी बताएं इसमें, बोलते जाएं। कफिंग, आदमी खांसता है, छींकता है, विस्लिंग। हाँ, विस्लिंग क्या होता है? इधर सुनिए, इधर सुनिए, बहुत बढ़िया बात। विस्लिंग आप लोगों ने देखा होगा, जो ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनके पास बैठ जाओ तो जब वो सांस लेते हैं उस समय सीटी की आवाज सी आती है, सी सी की आवाज आती है। ऐसा सुना है आप लोगों ने? यस सर, मैंने सुना। हाँ हाँ, तो यानी कि साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बाय पेशेंट, तो वो एस्थमा का साइन होता है, यानी कि उसे एस्थमा की दिक्कत है, ये सबसे बड़ा साइन है। अगला है स्पाज्म ऑफ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, सो सफोकेशन अकर। स्पाज्म का मतलब क्या होता है? जो ब्रोंक्यूल की मसल्स है वो स्पाज्म कर जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल्स की जो कैविटी है वो नैरो हो जाती है, तो सफोकेशन फील होता है। इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। सूजन आपने देखी होगी, कैसा कलर? स्वेलिंग होती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, छूने में वो टेम्परेचर सा फील होता है और उसमें पेन होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। क्लियर है आप लोगों को एस्थमा? यस सर। चलिए अगली बीमारी है बेटा एम्फाइज्मा। मेरी बात को समझना, रटने की कोई जरूरत नहीं है। एम्फाइज्मा क्या होता है? क्या है एम्फाइज्मा? जो लोग, इसका सबसे मेन जो कारण होता है वो है एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग ज्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं, वैसे तो और भी रीजन है, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक फ्यूम्स, टॉक्सिक सब्सटेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे टाइम तक अगर उसको लेते रहे तो उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेन कॉज क्या है? एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। तो जो लोग ज्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं तो उनका जो, उसकी वजह से जो एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं, सिंगल सेल्ड स्क्वामस एपिथेलियम, जो एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं, और कैसा है, ठीक है ठीक है, जो एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस्ड हो जाती है। इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। तो जब इलास्टिसिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी तो आप लोग एक बात जानते हो, इधर देखिए, मेरी बात सुनिए, किसी चीज से हवा तब निकलती है जब लेयर सिकुड़ती है, ठीक है। जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है तो लेयर सिकुड़ती है, तभी तो हवा निकलती है बाहर। अरे बोलिए। यस सर। अब जब एल्वुलाई की वॉल्स की इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो वो क्या सिकुड़ पाएंगे प्रॉपरली? सिकुड़ पाएंगे? नो सर। तो जब सिकुड़ नहीं पाएंगे, जब सिकुड़ नहीं पाएंगे तो अंदर, क्योंकि सिकुड़ने की वजह से ही तो अंदर प्रेशर बनता था, जिसकी वजह से जो एयर थी अंदर से वो बाहर चली जाती थी। यस सर। ठीक है। अब एल्वुलाई की वॉल्स रिजिड हो चुकी हैं, यानी कि इलास्टिसिटी रिड्यूस कर चुकी है, तो वो अब सिकुड़ेंगी नहीं, और जब वो सिकुड़ेंगी नहीं तो क्या होगा? एक्सपायरेशन में गैस बाहर नहीं जाएगी, एल्वुलाई में ही रह जाएगी। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड एल्वुलाई। क्या बोलते हैं इनको? इन्फ्लेटेड एल्वुलाई। तो इसमें क्या होता है? पर्सन को ट्रबल ब्रीथिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, यानी कि अब जब एल्वुलाई से एक्सपायरेशन के बाद भी एयर नहीं निकल रही है तो बेटा जब वो नेक्स्ट टाइम जब सांस लेगा तो उसके लिए गैसेस को फिर से स्टोर होने के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि एल्वुलर कैविटी में अभी ऑलरेडी गैस है पहले से ही। अरे बोलिए, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, दैट इज कॉल्ड एम्फाइज्मा। नहीं समझ में ही बात आ गई? देखिए कॉज लिखा है, द मेजर कॉज इज एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, अदर कॉज में इंक्लूड इनहेलेशन ऑफ स्मोक। स्मोक आप लोग जानते हैं, आजकल आपके सामने ही दिखाई दे रहा है दिल्ली में, टॉक्सिक सब्सटेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें?
The walls of alveoli are damaged due to excessive smoking. Loss of elasticity of walls of bronchioles and alveoli occur. ठीक है, तो जब इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो सरफेस जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ड्यू टू दिस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज रिड्यूस, एल्वुलर सैक रिमेन फिल्ड विद एयर इवन आफ्टर एक्सपायरेशन. यानी कि एक्सपायरेशन के बाद भी एल्वुलर सैक के अंदर क्या रहेगी, एयर रहेगी. ठीक है. द लंग्स रिमेन इन्फ्लेटेड, हमेशा लंग्स फूले हुए रहेंगे. एज एक्सलेशन बिकम डिफिकल्ट, जिसकी वजह से एक्सलेशन हमेशा क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एम्फाइज्मा. अरे बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, एक चीज, आप जब ये डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले सिगरेट पीना छोड़ दो. यानी कि वो क्या कहेगा, दिस डिसीज मे बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग सिगरेट स्मोकिंग. नहीं बात समझ में आई? बोलो. Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए अगला आता है ऑक्यूपेशनल. हाँ, अगला है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज. देखो बेटा, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई हैं, हमारे काम से जुड़ी हुई हैं. जैसे कुछ मजदूर लोग हैं जो क्या करते हैं, माइंस में काम करते हैं या कहीं ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं कि वो ना चाहकर भी टॉक्सिक गैसेस को, टॉक्सिक फ्यूम्स को, टॉक्सिक सब्सटेंस को रेगुलरली क्या करते रहते हैं, इनहेल करते रहते हैं. और रेगुलरली इनहेल होने की वजह से उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज होने लगती हैं. उन रेस्पिरेटरी डिसीज को हम नाम देते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज. नई बात समझ में आई? बोलो. ठीक है, आ गई सर. हाँ, देखो लिखा हुआ है, कॉज कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेज, गैसेज, फ्यूम्स एंड डस्ट इन द एनवायरमेंट where a person works are main cause of these or disorder. ठीक है. 3 तरीके की ऑक्यूपेशनल डिसीज होती हैं. एक होती है सिलिकोसिस, एक होती है एस्बेस्टोसिस, एक होती है न्यूमोकोनियासिस. सिलिकोसिस किसकी वजह से होती है? इट इज अकर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सिलिका की वजह से. जब सिलिका का ज्यादा एक्सपोजर होता है तो सिलिकोसिस हो जाते हैं. एस्बेस्टस का ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो बोलते हैं एस्बेस्टोसिस. और डस्ट पार्टिकल का एक्सपोजर ज्यादा हो जाए तो बोलते हैं न्यूमोकोनियासिस. अरे बात समझ में आई नहीं आई? बोलो. यस सर. हाँ, ये सेकंड वाला है क्या, एबेस्टर? एस्बेस्टस बेटा, एस्बेस्टस आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इससे बेस बनाए जाते हैं एस्बेस्टस. ठीक है. हेलो. यस सर. हाँ, तो बेटा अब सिम्टम क्या है, क्या होता है? तो बेटा इन तीनों बीमारियों में, सिलिकोसिस में, एस्बेस्टोसिस में और न्यूमोकोनियासिस में क्या हो जाता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज में क्या होता है, हम रेगुलरली इनहेल करते रहते हैं क्या चीज, टॉक्सिक सब्सटेंस या गैसेस को, जिसकी वजह से लंग्स का जो अपर पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू फाइब्रोसिस. क्योंकि उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी कि लंग्स के अपर पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फाइबर्स डिपॉजिट होने की वजह से लंग क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है. ठीक है. बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर. लिखा है serious lung damage occur due to fibrosis of upper part of lungs, that is proliferation of fibrous tissue causing inflammation, जिसकी वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है. अब अगर, हाँ बेटा. सर एस्बेस्टोस क्या होता है? बेटा मैंने अभी तो बताया था कि एस्बेस्टस से बेस बनते हैं, आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे. अच्छा ठीक है. हाँ, आप लोगों ने सिगरेट देखी है? मतलब यस सर. देखिए सर, पर देखिए. यूज नहीं करी. यस सर. सिगरेट जिस रैपर के अंदर रखी रहती है जो सिल्वर कलर का होता है, देखा है वो? फॉइल पे नहीं सर. नहीं देखा. वो एस्बेस्टस का बना होता है. चलो नहीं देखा तो देखना. ठीक है. नोट पॉइंट, अगर आपके पास कोई ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज वाला आए पेशेंट, तो आप क्या कहोगे उससे? आप ये तो कहोगे भाई ऐसा है, सबसे पहले तो आप जहां पर काम करते हो वहां पर रेगुलर फॉर्म में एक्सपोजर में मत रहो. यानी कि 2 घंटे, जैसे तुम 6 घंटे वहां रहते थे तो 2 घंटे काम करो, 2 घंटे कहीं और काम करो.
रेगुलर एक्सपोजर में मत रहो। और दूसरा, अगर वहां पे ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए क्या करो, वियर करो मास्क, ताकि उनको डायरेक्टली आप इनहेल ना करो। तो यही चीजें तो कहोगे नॉर्मल भाषा में, तो वो चीज यहाँ लिखी है। सिंस द डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेज, इट इज बेटर टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सच सब्सटेंस, यानी कि ज्यादा बेटर है कि हम उसके एक्सपोजर में ज्यादा ना रहें। सेकंड, वर्कर्स शुड बियर प्रोटेक्टिव मास्क while working in industries where harmful substance are present। क्लियर है सब लोगों को? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। हाँ Yes, sir. चलिए, अगला बीमारी का नाम है हे फीवर। हे फीवर आजकल नॉर्मल भाषा में सब लोगों को हो जाता है। सुबह के टाइम उठ के आप लोगों के गले में खराश सी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हे फीवर। तो देखो लिखा है, इट इज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इरिटेटिव रिएक्शन इन म्यूकस मेम्ब्रेन इन अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, चलिए अगली बीमारी का नाम आता है क्या? पॉलन ग्रेन से नहीं? पॉलन ग्रेन नहीं नहीं नहीं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे सर्दी हो लग गई, इन चीजों की वजह से होता है हे फीवर। सर कोल्ड फीवर जैसा? क्या चीज? कोल्ड फीवर क्या होता है? कोल्ड सर, कॉमन कोल्ड नहीं होता? हाँ, कॉमन कोल्ड होता है सर, तो वैसे ही होती है फीवर भी? हाँ, वैसे ही होते हैं, वैसे ही सिम्टम आते हैं। वो बुखार आ जाएगा आदमी को, गले में खराश हो जाएगी, वही सेम सा है। ठीक है, चलिए अगला है सार्स। सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अच्छा ये बताइए, आज आप कल मार्केट में देख रहे हो कोरोना वायरस ने बड़ा भूचाल मचा रखा है सब जगह। हाँ जी सर। कोरोना क्या कोरोना वायरस आज से पहले कभी नहीं आया? बिल्कुल आया था। 2003 26 फेब चाइना से आया था। देखो लिखा हुआ है, इट्स फर्स्ट पेशेंट रिपोर्टेड इन चाइना ऑन 26 फेब 2003। और ये होता किससे? इट इज कॉज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस क्या है? म्यूटेंट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस की ही म्यूटेंट फॉर्म है, जिसको हम नाम देते हैं कोरोना वायरस। ठीक है, तो इसके पहले ही खत्म कैसे हुआ था? बेटा क्या था कि जो पहले हमने जो यूज किया था, जो इन्होंने चाइना वालों ने यूज किया था, उसकी वैक्सीन बन गई थी। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेन इनको मालूम था। ये वायरस क्या हुआ, लीक हुआ, इसकी प्रॉपर जो जेनेटिक मटेरियल की सीक्वेंस है वो इनको मालूम नहीं थी, जिस वजह से इसकी वैक्सीन बनाने में दिक्कत आ रही है। और ये हाईली म्यूटेंट है, पहला इतना म्यूटेंट नहीं था, ये हाईली म्यूटेंट है। वो पूरे में फैला भी नहीं था, वो सिर्फ चाइना में था। हाँ इस बार भी उन्होंने फरवरी में दिया हमें। हाँ, चलिए सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल आप कोरोना में देख रहे हो। देखो, राइज इन टेम्परेचर, यानी कि फीवर हो जाता है पेशेंट को, बॉडी एक, बॉडी में दर्द रहता है, हेडेक, सर में दर्द रहता है, डिस्कम्फर्टनेस यानी कि बेचैनी रहती है, एंड आफ्टर 2 to 7 days ड्राई कफ आकर, 2 से 7 दिन बाद क्या हो जाती है? ड्राई कफ हो जाती है। आप लोगों को देखा था जब मुझे कोविड हुआ था, मैं खांसता था, वही चीज थी, है ना। एंड ट्रबल ब्रीथिंग, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। सारे के सारे सिम्टम वही हैं जो आजकल आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा बस आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का चैप्टर बचा है। अगले टर्न पे मैं रेस्पिरेटरी डिसीज इन डाइवर्स, जिसको हम बोलते हैं बैंड्स डिसीज, जो एक बच्चा भी पूछ रहा था मुझसे, वो ये पढ़ाएंगे हम, बैंड्स डिसीज, केस एंड डिस्पैरेजम। ठीक है, तो सारी चीजें आएंगी। तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट का चैप्टर बचा है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। बट मेरी बात सुनो बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और अगली क्लास कोई मत सोचना, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमन हार्ट, और इतना बढ़िया ह्यूमन हार्ट पढ़ाऊंगा ना, आपने सोचा नहीं होगा। बस शर्त ये है आप क्लास में जरूर आना। ठीक है, चलिए हाँ बेटा बताओ। सर आप सर्कुलेशन जैसा दे देना, हम प्रिंट। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.